ऑफिस की सरगर्मियां चलती रहीं। कभी प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर को स्वयं रेड्स पर जाना पड़ता और कभी अप्रत्यक्ष रूप से यानी कंट्रोल रूम से ही बागडोर संभालनी पड़ती। और यह अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती थी। एक ही दिन, एक ही समय, ढेर सारे छापों के शिकंजे में कसे गए सभी मामलों की एक एक सूचना कंट्रोल रूम में टेलीफोन के जरिए मिलती। जिस तरह नृत्य का, संगीत का अपना एक अनुशासन होता है, उसी तरह छापों का भी एक अनुशासन होता है। सब साथी इस अनुशासन से बंधे होते हैं। शहर में मशहूर हो गया था कि आयकर भवन में टीपी झुनझुनवाला के कमरे के बाहर यदि लाल बल्ब जलता है तो निश्चित मानो किसी न किसी के यहाँ गाज गिरने वाली है। सुनने में यहाँ तक आने लगा कि लोगों ने उनके कमरे के लाल बल्ब पर नजर रखने के लिए अपने आदमी तैनात कर रखे हैं। ऐसी बातें सुनकर हम सब खूब हंसते। घर में भी टेलीफोन की घंटी गड़गड़ाती रहती। जब रेड होती तो अक्सर सूरज निकलने के पहले से ही सरगर्मी चालू हो जाती थी, क्योंकि सभी लोग सूरज निकलने के पहले से ही एक जगह मिलते और वहां से अपने निर्दिष्ट स्थानों को चल पड़ते थे। इधर ऑफिस में काफी दिनों से शांति थी। फलस्वरूप ठाकुर घर में बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। बेटी निहारिका 8 वर्ष की हो गई थी और बेटा अमिताभ 11 वर्ष का। सुबह की कच्ची धूप की तरह, गिलहरी की तरह बेटी घर में फुदकती फिरती। छोटी छोटी बातों पर दोनों बच्चों के झगड़ों से घर गूंजता रहता। कभी बॉल पेन नहीं मिल रहा होता तो कभी कोई किताब। इधर उधर यहाँ वहाँ हर चीज को हटा हटा कर मैं भी देखती उनके साथ साथ। पता नहीं कहाँ रख दिया है। स्कूल को देर हो रही है। दीवार घड़ी का लाल कांटा क्षण क्षण आगे बढ़ता एक एक सेकंड को छेद रहा है। नीचे ये इंतजार कर रहे हैं और बॉल पेन किताबें मिल ही नहीं रही। हड़कम सा मचा है। और लो, ये मिल गई किताबें भी, बॉल पेन भी। ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर अस्त व्यस्त पड़े अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के बीच छिपी पड़ी थी दोनों की चीजें। बेटी को दिखती भी तो कैसे। इनसे कितनी ही बार कहती थी कि बेतरतीब किताबों के ढेर अच्छे नहीं लगते। जरा करीने से मैं उठाकर रख देती तो शोर मचा देते कि मेरी ये चीज नहीं मिल रही, वह चीज नहीं मिल रही। और बेटा अमिताभ, गत 3 महीनों में उसमें आया शारीरिक परिवर्तन साफ दिखने लगा है। पैर उसके लंबे होने लगे हैं और स्वर बदलने लगा है। हर हफ्ते लगता कि स्वर बदल गया है। आवाज का अंतिम स्वर निखर कर कैसा बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अमित चाहता तो बहुत है कि अपने सहपाठियों की तरह वह भी स्कूल बस से जाए, पर ठाकुर ने मना कर दिया। बस यही शिकायत मन में बसाकर बैठ गया कि आप लोग तो मुझे बच्चा ही समझते हो। किंतु इनसे कौन बहस करे। नीचे से फिर हॉर्न बजा। स्कूल को देर हो रही है। जूते के तस्मे बांधते बांधते अमित नीचे को लपका। आंखों के ऐन सामने माँ खड़ी है, पर वह उसे नजर नहीं आती। अभी से चश्मा लगाने का इरादा है क्या? मैं पीछे पीछे भागी। अरे कहाँ भागा जा रहा है? रुक, आज तेरी बर्थडे है, स्कूल में टॉफियां नहीं बांटेगा? कॉर्नर टेबल पर रखा टॉफियों का डब्बा उसके हाथ में थमाया। डब्बे को बस्ते में भरते भरते भागने की तैयारी में था कि मेरा ममत्व उमड़ पड़ा। हुलस कर बेटे के मस्तक का चुंबन लिया, किंतु जिन क्षणों में मैं उसे चूम रही थी, उन्हीं क्षणों में उसके व्याकुल शब्दों को सुन भी रही थी। मम्मी प्लीज, देर हो रही है। और दूसरे ही क्षण बाहों की गिरफ्त से अपने को छुड़ाते हुए वह लपका नीचे जाने को। मैं लरसते स्वर में बोलती ही रह गई, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मम्मी। शाम को प्लीज और पूरी शक्ति से तड़प कर वह हाथों की गिरफ्त से आजाद हो गया। छोड़ना नहीं चाहती थी मैं उसे,
पर कब तक बांध कर रखूंगी। ऐसा लगा उसकी तड़प मानो कह रही हो, अब मैं छोटा नहीं रहा, जब चाहूं छूट सकता हूं। मैं देखती भर रह गई और डूब गई यादों में। पढ़ाई लिखाई में दोनों बच्चों ने कभी तकलीफ नहीं दी। बेटे ने तो बिल्कुल भी नहीं, सदैव क्लास में फर्स्ट आता रहा। उसकी पढ़ाई पर मेरा ध्यान भी ज्यादा था, इसलिए नहीं कि वह लड़का था, बल्कि इसलिए कि बेटी अभी छोटी थी। जब वह बहुत छोटी थी तब स्कूल से रिजल्ट निकलने के दिन बड़ी खुश खुश लौटती। रिजल्ट देखकर मैं डांटती कि अरे यह क्या, तू तो क्लास में सबसे लास्ट में है। तो वह हुलस कर बोलती, भैया ऊपर से फर्स्ट आया है, मैं नीचे से। पढ़ने का ढंग भी दोनों का अलग अलग था। अमित को पढ़ते समय जोर जोर से म्यूजिक बजाना चाहिए था और बेटी को पूरी शांति। बेटा कुर्सी पर एक जगह बैठकर टांगे सामने टेबल पर पसार कर पढ़ता, तो बेटी कमरे में एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी नापते हुए घूम घूम कर पढ़ती और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता। मैं अमित को डांटती, बंद करो म्यूजिक। वह बंद तो कर देता, किंतु बहन को छेड़ने के लिए कुछ देर बाद फिर धीमे से चालू कर देता, लो वॉल्यूम पर। ठाकुर कब बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटे पता ही नहीं चला। तभी ख्याल आया, अरे अभी तो ढेर सारा काम पड़ा है। सीधे बेडरूम की ओर कदम उठाए। अटैच बाथरूम के बंद दरवाजे को हौले से खटखटाया। अरे अभी तक नहा रहे हो? भीतर चलते नल की आवाज रुकी नहीं। उस आवाज के आर पार से ठाकुर का स्वर आया, यस मैडम। नहा चुके? नहा तो रहा हूं यार। आज तुम्हें जल्दी नहीं जाना है ऑफिस? तो क्या नहाता नहाता चला जाऊं? फिर ना कहना मैंने बताया नहीं। और जुट गई मैं ठाकुर के कपड़ों पर प्रेस करने में। प्रेस का स्विच ऑन ही किया था कि बाथरूम के अंदर नल की आवाज बंद हो गई। बाथरूम का दरवाजा हौले से खुला, जैसे कोई चोर डरते डरते खोल रहा हो। कछुए की तरह गर्दन निकालकर ठाकुर ने पुकारा, ए सुशी इधर आओ। दोनों बच्चों को स्कूल विदा करने के तनाव से मैं अभी अभी मुक्त हुई थी। कपड़ों पर प्रेस करना जारी रख उल्हाने के स्वर में बोली, क्या सुशी सुशी लगा रखा है, नहाओ जल्दी। ठाकुर ने ना तो अपना सिर पोंछा न सिर के बाल। पूरा चेहरा धुला धुला सा लग रहा था, स्वर भी धुला धुला सा था। तुम जरा पीठ मल दो और साबुन रगड़ दो, मैल की परतें जमी जा रही हैं। सब समझती हूँ, खाक मैल की परतें जमी जा रही हैं। सुशी आई लव यू। क्या ठाकुर, वही पिटी पिटाई बात? नहीं सुशी, आई रियली लव यू। खुद इतने बड़े अफसर हो, बेटा जवान हो रहा है और मजनू जैसी बात कर रहे हो, किस मुंह से? मुंह तो वही है जो पहले था जब हमारी आंखें लड़ी थीं। नहीं नहीं, होश में आओ, ऑफिस लेट पहुंचोगे। धत, सारा मजा किरकिरा कर दिया। कहकर तौलिया लपेटते ये बाहर निकले। उस समय कोई इन्हें देखता तो उसे विश्वास नहीं होता कि लगन, समय की पाबंदी, सूक्ष्म दृष्टि व अंतः प्रेरणा के धनी ये वही ठाकुर हैं जिनके नाम से लोग आतंकित हो जाते हैं। अमीरी के खिलाफ नहीं थे ठाकुर। अक्सर वो कहते, काश भारत का एक एक व्यक्ति अमीर होता, इतना अमीर होता कि इस देश की तुलना विश्व के बड़े अमीर देशों में की जाती। किंतु वो काले धन से या गलत तरीकों से आई अमीरी के खिलाफ थे। उनका कहना था, लोग सरकार को ईमानदारी से कर अदा नहीं करेंगे तो सरकार चलेगी कैसे? करों की चोरी करने वालों को अक्सर समझाते कि यदि वो सारे कर नियमानुसार चुकाएंगे तब भी उनके पास इतना धन बचेगा कि कई पीढ़ियां उसे खा सकेंगी। बदले में उन्हें मिलेंगी शांति, चैन और सुख की नींद, हर तनाव से मुक्ति। इससे अधिक और क्या चाहिए? वे अमीरों की अमीरी में कुदाल चलाना नहीं चाहते थे।
उनका अभिप्राय था कि वे इतने आकंठित हो जाएं कि स्वयं आगे बढ़ कर अदा करें और ईमानदार नागरिक बने। एक रहस्यमय व्यक्ति अक्सर ठाकुर से फोन पर बात करता था। रहस्यमय इसलिए कि यदि घर में हम में से और कोई फोन उठाता तो वह बात ही नहीं करता था, लाइन काट देता था। शुरू में जब इस तरह के फोन आने शुरू हुए तब 2-4 बार तो ध्यान ही नहीं दिया। यही सोचा कि रॉन्ग नंबर होगा या गलत लाइन मिल गई होगी। लेकिन जब कई बार और अक्सर ऐसा हुआ तो मन में संदेह की खिड़की खुल गई। कौन हो सकता है जो फोन करता है? अमित के लिए तो हो नहीं सकता, वह तो अभी छोटा है। यदि उसके स्कूल के किसी फ्रेंड का फोन होता तो वह बात ही कर लेता। बेटी बहुत ही छोटी है। निष्कर्ष जो ऐसी हालत में निकलता है वही निकला। जरूर कोई इनसे ही बात करना चाहता है। मेरी आवाज सुनकर फोन काट देता है। अवश्य कोई लड़की ही होगी, किंतु मुझे इन पर पूर्ण विश्वास था। आंख मूंदकर मैं विश्वास कर सकती थी और मेरे विश्वास की परतें इतनी पतली भी नहीं थी कि फोन की घंटी उन्हें काट सके। यदि ऐसी आशंका उठी भी तो उसे मैंने वहीं दबा दिया। हम सभी इनके समेत पशुपेश में थे कि कौन हो सकता है। फिर एकाएक फोन आना बंद हो गया। सोचा जरूर कोई शरारत कर रहा होगा। जब हमने कोई कदम नहीं उठाया तब तंग होकर उसने फोन करना बंद कर दिया होगा। एक दिन ठाकुर ऑफिस से घर लौटे तो बोले, रहस्य की गुत्थी आज सुलझ गई। मैंने पूछा, कौन सा रहस्य? वही टेलीफोन पर फोन करना और बिना बात किए काट देना। कौन था वह? मैंने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता, पर ऑफिस में एक रहस्यमय व्यक्ति समय समय पर मुझे फोन पर सूचनाएं दिया करता था कि काला धन कहां कहां छिपा है। इन सूचनाओं के आधार पर मैंने कई बार छापे मारे और सभी सफल हुए। वह व्यक्ति कभी मेरे सामने नहीं आया, ना ही मैंने उसे अपने घर का फोन नंबर दिया। ऑफिस में ही वह फोन करता रहा। फिर उसे घर का फोन नंबर कहां से मिला और वह फोन काट क्यों देता है? कोई बहुत जरूरी सूचना वह देना चाहता रहा होगा, इसलिए कहीं से घर का फोन नंबर उसने ढूंढ निकाला होगा। तुम लोगों की आवाज सुनकर वह फोन काट देता था। अब मैंने उसे कह दिया है कि फोन पर वह मुझे पूछ ले। यदि मैं घर पर होऊंगा तो बात कर लूंगा, अन्यथा मुझे सूचना मिल जाएगी और मैं समझ लूंगा कि फोन पर अपना नाम ना बताने वाला इंसान वही है। पर वह दूसरों की ऐसी सूचनाएं देता क्यों है? अक्सर तो इसलिए ऐसे लोग सूचनाएं देते हैं क्योंकि उन्हें पाई गई राशि का 10% इनाम मिलता है। कई बार कई लोग इनाम के लालच में सूचना नहीं देते, बल्कि ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं और सिर्फ अपने जज्बात के लिए काम करते हैं। मसलन सामने वाले से उन्हें कोई भावनात्मक चोट पहुंची हो और वे उसका दंड उसे देना चाहते हो, तो ऐसी सूचनाएं अक्सर आयकर वालों को या कस्टम विभाग को दे देते हैं। हम लोगों ने इस इल्हामी आवाज का नाम रख दिया आकाशवाणी। जब कभी उसका फोन आता सब चहक उठते कि आकाशवाणी हो रही है या आकाशवाणी फोन पर। शुरू में ये सब बड़ा खेल सा लगा। हम लोग इंतजार में रहने लगे कि कब आकाशवाणी का फोन आए। ठाकुर भी बड़े उत्सुक रहते। कई बार तो ऑफिस से ही फोन करके पूछते, आकाशवाणी का कोई फोन तो नहीं आया? एक दिन मैंने इनसे कहा, एक सलाह दूं? तुम्हारी ये जो इल्हामी आवाज है ना, वह आकाशवाणी, इसके साथ कभी अपने जज्बात को मत जुड़ने देना। वह सिर्फ एक आवाज ही रहे और कुछ नहीं। इन्होंने हंसकर कहा, अरे अब भी क्या तुम कुछ और समझ रही हो? आकाशवाणी तो मेरी ड्यूटी का एक हिस्सा है। आवाज अपनी ड्यूटी निभा रही है और मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। आकाशवाणी ने बताया कि रामगढ़ वाले सेठ का कहना है कि बंबई से ट्रांसफर ना करा दिया तो मेरा नाम भी अमुक नहीं। सब जगह वह कहता फिर रहा है कि देख लूंगा। सरकारी नौकरी में इस प्रकार की धमकियां मिलना कोई विशेष बात नहीं है।
अक्सर देखा गया है कि जो अफसर बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जिनकी सख्ती के आगे करदाताओं की एक नहीं चलती, तथा जो अफसर 2 नहीं 3 आंखें रखते हैं, उनसे वे लोग बहुत परेशान रहते हैं, सब तरह की जोड़ तोड़ करते हैं, मंत्रियों तक पहुंच रखते हैं। जब अफसर किसी तरह पकड़ में नहीं आता, तब ऊपर से जोर डलवाते हैं। उससे भी काम नहीं बनता तो ट्रांसफर का ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। हमारे बच्चों की बेसिक शिक्षा की नींव पुख्ता हो गई थी। अमित 8वीं में था। ट्रांसफर स्टेज पर हो जाने पर भी कम से कम 9वीं और 10वीं में एक जगह स्थिर होकर पढ़ाई हो सकती थी। बेटी अभी 5वीं कक्षा में थी। मेरी सर्विस तो कॉन्ट्रैक्ट की थी, फुल टाइम काम भी नहीं था, इसलिए हम लोग सब ओर से निश्चिंत थे। फिर भी अनिश्चय के दौर भी कुछ दिन बीते। अंततः आशंका सही निकली और दिल्ली ट्रांसफर हो गया। इससे पहले भी बंबई से हमारा ट्रांसफर बड़ौदा हुआ था। ट्रांसफर ऑर्डर आने के बाद से ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, बुखार आने लगा। कभी 99 डिग्री, कभी 100 डिग्री। बुखार रोज हो जाता। डॉक्टरों की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। मित्रगण मजाक बनाते कि ट्रांसफर फीवर है। एक सप्ताह तो इंतजार किया कि बुखार उतर जाए, किंतु बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हार कर एक सप्ताह बाद ठाकुर साहब स्वयं बड़ौदा चले गए। वैसे तो अक्सर इनकी छुट्टियां बेकार ही जाती थीं, क्योंकि अंडर लीव लेना इन्होंने सीखा ही नहीं था। अब की बार मेरी बीमारी के कारण छुट्टी ली। करीब 1 महीना हम बंबई रहे। उसके बाद जैसे ही मेरा बुखार उतरा और मैं ठीक हुई, हमने बोरिया बिस्तर बांधा और एक सुबह सामान ट्रक में लाद कर घर की चाबी अपने सहयोगी मित्र LP धीर को दे हम बंबई से बड़ौदा चल दिए। कलकत्ता के बाद यह पहला ट्रांसफर था। हम लोग बड़ौदा पहुंचे। बंबई की तुलना में यह छोटा शहर था। बंबई में कभी भी ऑफिस का चपरासी या इंस्पेक्टर हमारे घर नहीं आया और ना ही हमने उससे व्यक्तिगत काम कराया। सुना था छोटे शहरों में इस सब का बहुत आराम रहता है। इसका नमूना भी देखा। शाम के समय हम बड़ौदा पहुंचे। कई लोग रिसीव करने आए। दूसरे दिन सवेरे भी चपरासी और इंस्पेक्टर घर आ गए। बोले, बच्चों को भेज दीजिए, घुमा लाएं। मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। इनकी तरफ देखा तो ये बोले, ऐसे क्या देख रही हो? अभी तो ये तुम्हारे घर का सारा काम भी कर देंगे। तुम्हें बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाजार का सारा काम भी ये लोग कर देंगे। यहाँ तो बाजार में तुम शॉपिंग करने जाओगी तो तुम्हारे पहुँचने से पहले ही तुम्हारे स्टेटस की पूरी जानकारी उस दुकानदार के पास पहुँच जाएगी और वह हाथ बांधे तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। बंबई में तो ऐसा नहीं होता था। कहीं जाएं, कहीं शॉपिंग करें, किसी को कोई मतलब नहीं। बड़े शहरों में कोई इतनी खोज खबर नहीं रखता। मुझे तो सुनकर ही उलझन हुई। बड़ौदा जिस दिन हम पहुंचे, ठाकुर को बुखार हो गया। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मैंने सोचा और कोई काम तो है नहीं, क्यों ना सामान की पैकिंग खोलना शुरू कर दूं। मैं सामान खोल खोल कर रखने लगी। घास फूल वगैरह जो पैकिंग से निकली उसे सामने खड़ी गाय को डालने लगी। शाम को 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस से हमारे एक मित्र बीजी गुप्ता, जो बड़ौदा में ही पोस्टेड थे, आए। कलकत्ता से उनकी पोस्टिंग बड़ौदा हुई थी और बोले, भाभी जी, आप बेकार सामान खोल रही हैं, आपको तो वापस बंबई जाना है। ठाकुर की पोस्टिंग वापस हो गई है। मैंने सोचा वो मजाक कर रही हैं, ऐसा भी कहीं होता है? पर ऐसा ही हुआ था। शनिवार की रात हम बड़ौदा पहुंचे थे। वैसे तो सोमवार को ऑफिस खुलने पर ही पता चलता, किंतु ठाकुर के मित्र महाजन जी हेडक्वार्टर्स में थे। वो इतवार के दिन भी ऑफिस गए थे, रुके हुए बाकी काम को निपटाने। उन्होंने वहां डाक खोली तो उसमें टीपी झुंझुनवाला का ट्रांसफर रद्द करने की चिट्ठी थी, साथ ही बंबई पोस्टिंग का ऑर्डर भी।
महाजन मेरे पति की सहयोगी श्रीमती प्रेम महाजन के पति थे। प्रेम जी कलकत्ता में ट्रेनिंग पीरियड में ठाकुर के साथ एक ही बैच में थी। महाजन दंपति पति पत्नी दोनों ही आयकर अधिकारी थे और बहुत ही सौम्य स्वभाव के, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ लोगों में थे। हमारे अच्छे मित्र थे। उन्होंने ही तत्काल एलपी धीर को फोन किया और कहा कि मकान की चाबी अभी हैंडओवर नहीं की है तो ना ही करें, क्योंकि झुंझुनवाला का ट्रांसफर वापस बंबई हो गया है। इधर बड़ौदा से ठाकुर ने बंबई कमिश्नर RN जैन से बात की और सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने सलाह दी कि यदि बंबई वाला घर नहीं छोड़ा है तब तो लौट आएं, अन्यथा नहीं, क्योंकि बंबई में तो घर मिलना बहुत कठिन है। फिर बंबई फोन खटखटाया गया। धीर साहब ने बताया कि पता चलते ही उन्होंने चाबियां रोक ली हैं। अब बड़ौदा के कमिश्नर से बात करनी थी। वो उस समय टूर पर थे। उनसे भी बात की गई। उन्होंने फोन पर ही ऑर्डर दे दिया वापस बंबई जाने का। आयकर के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ था कि 1 महीने की पोस्टिंग के बाद ही दोबारा कोई अपनी जगह लौट आया हो। बहरहाल मैं तो खुश थी। मुझे बंबई का जीवन ही पसंद था, जहां अपवादों को छोड़कर कोई किसी से मतलब नहीं रखता। ऑफिस के काम करने वालों की तो शक्ल ही देखने को नहीं मिलती थी। इस प्रकार हम बंबई लौट आए और बंबई का नया टर्म शुरू हो गया। अधिकांश को तो पता ही नहीं चला कि हमारा ट्रांसफर भी हुआ था।